हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। फाइनली आज हम लोग थर्मोडायनेमिक्स कंप्लीट करके वापस स्टार्ट करेंगे मैकेनिक्स वाला पोर्शन। और आज हम लोग बात करने वाले हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की। एक ऐसा टॉपिक है जो इनडायरेक्टली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी बहुत ज़्यादा रिसेम्बलेंस रखेगा। जिस तरह से आप लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का एक्सप्रेशन देखोगे, उसी तरह से कूलम्स लॉ का भी एक्सप्रेशन होता है। तो बहुत सारी सिमिलैरिटी आपको दिखेगी बिटवीन न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एंड ट्वेल्थ के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आप पढ़ोगे। वहाँ पर भी आप कंसेप्ट ऑफ फील्ड एंड पोटेंशियल पढ़ोगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। 11th में भी हम लोग कंसेप्ट पढ़ते हैं, कंसेप्ट ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो लगभग लगभग ये है कि एक तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 12th का और ग्रेविटेशन 11th का बहुत सारी सिमिलैरिटी रखते हैं। इसके अलावा अलग से हमें पढ़ना है केप्लर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन एंड मोशन ऑफ सैटेलाइट्स। ये दो अलग अलग चीजें एक्स्ट्रा होती हैं जो हम लोग ग्रेविटेशन में डिस्कस करेंगे। बट ये सब कुछ डिस्कस करने से पहले हम लोग दो इंडिपेंडेंट पोर्शंस और कंप्लीट करना चाहते हैं थर्मोडायनेमिक्स के। और उसमें से एक पोर्शन होगा फॉर्मेशन ऑफ आइस ऑन पॉन्ड्स। तो नेक्स्ट हेडिंग की हम लोग जो बात करेंगे, नोट करो, हेडिंग हेडिंग होगी फॉर्मेशन। बहुत छोटा सा टॉपिक है, 5-10 मिनट से एक डेरिवेशन है, छोटा से 2-3 डेरिवेशन है बस। तो नेक्स्ट हेडिंग लिखो फॉर्मेशन ऑफ आइस ऑन पॉन्ड्स। हम लोग बात करना चाहते हैं फॉर्मेशन ऑफ आइस ऑन पॉन्ड्स। इस तरह से एक पॉन्ड है जो ऑलरेडी, ये मान के चलो कि सरफेस लेवल से, ये जो सरफेस लेवल है इसका, ये मैं मान रहा हूँ इसका सरफेस लेवल है। सरफेस लेवल से पहले ही मैं मान के चल रहा हूँ कुछ आइस ऑलरेडी फॉर्म हो चुकी है। उसके बाद मैं आगे का डिस्कशन कंटिन्यू कर रहा हूँ। मैंने मान लिया है कि सरफेस लेवल से ऑलरेडी इसमें कुछ आइस की एक लेयर फॉर्म हो चुकी है। ये देखो, ये आइस है जो ऑलरेडी फॉर्म हो चुका है। ये लेयर जो है, ये लेयर ऑफ आइस है। और आइस की लेयर की थिकनेस कितनी है? मैंने मान लिया कि आइस की लेयर थिकनेस है वार। मतलब जिस इंस्टेंट पर मैं इस पॉइंट को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, जब मैंने इसको ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया, तब ऑलरेडी वाई थिकनेस ऑफ आइस जो है वो फॉर्म हो चुका था। अब मुझे इसकी फर्दर एनालिसिस करनी है। विंटर्स में जो बाहर जो टेम्परेचर होगा, ऑब्वियसली बात है नेगेटिव होगा। तो -T डिग्री सेल्सियस ले लो, थीटा डिग्री भी ले सकते हो, T डिग्री ले लेते हैं चलो। तो सराउंडिंग का टेम्परेचर है -T डिग्री सेल्सियस। ऑलरेडी जो आइस है वो वाई थिकनेस में फॉर्म हो चुकी है। अब नेक्स्ट इंस्टेंट में क्या होगा, अंदर जो वाटर है, ये जो वाटर है, धीरे धीरे ये हीट लूज करेगा। हीट लूज किस फॉर्म में करेगा? विद द हेल्प ऑफ कंडक्शन। कंडक्शन कैसे होगा? यहाँ पर देख रहे हो वाटर की लेयर होगी जो इमीडिएट पॉसिबल आइस के कांटेक्ट में, मैं ड्रॉ कर देता हूँ। ये वाटर की वो लेयर है जो इमीडिएट पॉसिबल आइस के कांटेक्ट में है। ये वो लेयर है जो इमीडिएट पॉसिबल आइस के कांटेक्ट में है, और ये हीट लूज करेगी थ्रू आइस। आइस जो है ना, आइस के स्लैब के हेल्प से ये हीट लूज करेगी सराउंडिंग में विद द हेल्प ऑफ कंडक्शन। हीट कहाँ से ट्रांसफर होगी? वाटर से ट्रांसफर होगी। कहाँ? सराउंडिंग में ट्रांसफर होगी। और यहाँ पर अंडरलाइंग मैकेनिज्म क्या होगा? मैकेनिज्म होगा कंडक्शन। चलो, हमें ये समझ में आ रहा है कि हीट जो है वो यहाँ से इस फॉर्म में ट्रांसफर होना स्टार्ट होगी। अब सपोज हम इसको टाइम देते हैं dt।
और हम मानते हैं कि dt टाइम में dy थिकनेस ऑफ आइस में कन्वर्ट होने वाला है ये वाटर। तो हमने इसको टाइम दिया dt और dt टाइम में कुछ हीट लूज करेगा, ये कितनी हीट लूज करेगा, तो ये हीट लूज करेगा dq। ये टोटल मिला के dq हीट लूज कर रहा है, अलग अलग नहीं, टोटल मिला के हम बोल रहे हैं कि टोटल मिलाकर ये dq हीट लूज कर रहा है। और dq हीट लूज करने के कारण ये जो dy थिकनेस है, dy थिकनेस ये वाली थिकनेस है, ये dy थिकनेस जो मैंने ड्रॉ करी है, ये dy थिकनेस भी अभी जो ब्लू कलर में थोड़ी देर बाद ये ग्रीन हो जाएगी, आइस में कन्वर्ट हो जाएगी, क्योंकि हीट लूज करेगा, ये आइस में कन्वर्ट होगा, फिर ये आइस हो जाएगा, फिर इसके नीचे वाला जो वाटर है वो हीट लूज करेगा, और इस तरह से ही जो फॉर्मेशन ऑफ आइस का प्रोसेस कंटिन्यू होता रहेगा। तो सबसे पहली इक्वेशन हम लोग लिखेंगे हीट ट्रांसफर विद द हेल्प ऑफ कंडक्शन। ये जो आइस है हमने इसके लिए मान लिया है कि इसके लिए थर्मल कंडक्टिविटी का कोएफिशिएंट है स्मॉल के। आइस के लिए थर्मल कंडक्टिविटी का कोएफिशिएंट स्मॉल के, तो मुझे बताओ dt टाइम में अगर dq हीट निकल रही है तो dq बाई dt कितना होगा। dq बाई dt हो जाएगा k a t2 माइनस t1 द होल डिवाइडेड बाय y। थोड़ा एक्सप्लेन भी कर देता हूँ इस पॉइंट को मैं कि हम लोगों ने इसको डायरेक्टली कैसे लिखा है। dt टाइम में dq हीट जो है वो एस्केप कर रही है विद द हेल्प ऑफ कंडक्शन, तो dq बाई dt हीट ट्रांसफर विद द हेल्प ऑफ कंडक्शन हो जाएगा k इंटू a। यहाँ पे a क्या है, ये सरफेस एरिया है, ये जो पॉन्ड होगा उसका जो सरफेस एरिया होगा, ऊपर से देखने पर सरफेस एरिया होगा, वो एरिया लिख रहे हैं हम लोग ए। तो के इंटू ए इंटू टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन सराउंडिंग एंड वाटर। अब ये देखो वाटर जब आइस में कन्वर्ट होने वाला होगा, वाटर जब आइस में कन्वर्ट होने वाला होगा उससे जस्ट पहले उसका टेम्परेचर कितना होगा, 0 डिग्री। अगर ये विजिबल नहीं तो मैं बता दूं मैंने क्या लिखा है, ये लिखा है 0 डिग्री सेल्सियस वाटर, जो कि हीट लूज करके अब आइस में कन्वर्ट होने वाला है। तो इन दोनों के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस कितना है, 0 डिग्री वाटर और -3 डिग्री के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस होगा कैपिटल टी का, डिवाइडेड बाय वाई। वाई क्या है, थिकनेस है, ये जो आइस की लेयर है, आइस की लेयर की थिकनेस है वाई, जहां से हीट फ्लो कर रही है। चलो ये तो एक इक्वेशन हो गई। यहाँ से मैं dq फाइंड कर सकता हूँ, यहाँ से dq कितना आएगा, dq की वैल्यू हो जाएगी के ए कैपिटल टी बाय वाई इंटू डी टी। अब सेकंड इक्वेशन कहाँ से जनरेट करेंगे। अगर dq अमाउंट ऑफ हीट लूज करता है ये वाटर, तो बताओ dq अमाउंट ऑफ हीट लूज करके कितनी आइस फॉर्म होगी। यहाँ पे L क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, L रिप्रेजेंट्स लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, वाटर से आइस में कन्वर्जन, आइस से वाटर में कन्वर्जन। देखो dq हीट लूज हो गई, dq हीट लूज होने से कितना मास ऑफ वाटर है जो आइस में कन्वर्ट होगा, तो dq हीट बाहर सराउंडिंग में लूज करने के कारण dm मास ऑफ वाटर है जो आइस में कन्वर्ट होने वाला है dt टाइम में, ऑब्वियसली dt टाइम में dm मास कन्वर्ट होगा। तो q इक्वल्स टू m इंटू एल वाले फॉर्मूले से हमने लिखा dq इक्वल्स टू डेल्टा m इंटू एल। अब ये डेल्टा m कितना है, dm कितना है, यहाँ पे dm कितना होगा, सामने दिख रहा है dm कितना होना चाहिए, मैं अलग से लिख देता हूँ, वेर dm इज इक्वल टू ये इतना मास जो आइस में कन्वर्ट होने वाला है, ये जो ब्लू कलर में वाटर है, ये वाटर आइस में कन्वर्ट होने वाला, तो ये जो वाटर है इसका मास कितना होगा, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, इसका वॉल्यूम कितना होगा ए इंटू डी वाई। देखो एरिया ए, थिकनेस डी वाई, तो ए इंटू डी वाई तो वॉल्यूम हो गया, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी क्या होता है, मास। ए इंटू डी वाई वॉल्यूम, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी हो गया मास। इस वैल्यू को यहाँ रख दो तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा डी क्यू इक्वल्स टू ए रो डी वाई इंटू एल।
चलो अब आगे आप लोग ट्राई कर लोगे। अब करना क्या है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से डी क्यू की वैल्यूज को इक्वेट करना है। तो अब आगे क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, अगर हम डी क्यू को इक्वेट करते हैं तो हम लोग एक्सप्रेशन लिख सकते हैं ए रो एल डी वाई इज इक्वल्स टू के ए टी डी टी डिवाइडेड बाय वाई। अब हमें पता है कि इंटीग्रेशन करने के लिए हमें लाइक टर्म्स को एक जगह पर ले जाना है। एरिया तो कैंसिल हो रहा है वैसे भी, ये जो एरिया है ये तो देखो वैसे भी कैंसिल हो गया, एरिया कैंसिल हो गया, लाइक टर्म्स को हमें एक तरफ ले जाना है। तो यहाँ पे लाइक टर्म्स क्या होंगे, वाई डी वाई, वाई डी वाई इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा के कैपिटल टी डिवाइडेड बाय रो एल इंटू स्मॉल डी टी। बस अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमें पता है कि हमें इसमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में हम इसे करेंगे इंटीग्रेट। इस एक्सप्रेशन को हम नेक्स्ट स्टेप में इंटीग्रेट करेंगे और इंटीग्रेशन की लिमिट कहाँ से कहाँ तक होगी, इंटीग्रेशन की लिमिट होगी टी इक्वल टू 0 से लेकर टी टाइम में 0 से लेकर वाई थिकनेस फॉर्म हो गई। समझ में आ रहा होगा इंटीग्रेशन की लिमिट मैंने कैसे रखी है। टाइम टी इक्वल टू 0 से आइस फॉर्म होना स्टार्ट होती है ऊपर से, एक्चुअली आइस ऊपर से फॉर्म होना स्टार्ट होगी, यहाँ से आइस जो है वो फॉर्म होना स्टार्ट होती है। और अगर मैं मानता हूँ कि वाई थिकनेस डेवलप होने में टी टाइम लगता है, तो टी टाइम में वाई थिकनेस कितनी होगी, इसके लिए मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा तो मुझे एक्सप्रेशन मिलेगा वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 2 KT बाय रो एल इंटू टाइम टी। ये हमारा फाइनल एक्सप्रेशन है कि कितने टाइम में कितनी थिकनेस फॉर्म होगी। और यहाँ से हम एक कंक्लूजन भी ड्रॉ कर सकते हैं, कंक्लूजन ये ड्रॉ कर सकते हैं कि ये जो वाई स्क्वायर है इट इज प्रोपोर्शनल टू टाइम। ये ऑफ द ट्रैक हम लोग साइड लाइन में यहाँ पे कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं कि वाई स्क्वायर जो है इट विल बी प्रोपोर्शनल टू टाइम। ठीक, तो ये नोट, तो वैसे तो स्कूल एग्जाम में डेरिवेशन तो आता नहीं है, ये सब कोर्स में नहीं है, बट हाँ अब ये आईआईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा। हाँ नोट बोर्ड से ही करना है। और दूसरा एक डाउट आया है कि डी क्यू इक्वल्स टू डी एम इंटू एल कैसे आया। ये हम लोगों ने याद करो पढ़ा था ना कैलोरीमेट्री में, डी क्यू हीट से इतना मास कन्वर्ट होगा, फेस ट्रांसफॉर्मेशन क्यू इक्वल्स टू एम इंटू एल, क्यू हीट से एम मास आइस का वाटर में कन्वर्ट होगा या वाटर का आइस में कन्वर्ट होगा। तो वही एक्सप्रेशन में लिखा है डिफरेंशियल फॉर्म में। के क्या है, के है कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ आइस। आइस से अगर हीट ट्रांसफर होती है, देखो आइस की जो स्लैब है ना वो कंडक्शन के जैसा काम कर रही है यहाँ पर। चाहो तो साइड में लिख लेना। हाँ वाटर का है रो, मैं एक काम करता हूँ लिख देता हूँ ये सब वैल्यूज। ये जब फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है, इस फॉर्मूले के अंदर जितने भी टर्म्स आ रहे हैं मैं अलग से नोट कर देता हूँ ये सब टर्म्स क्या क्या रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले वाई है, वाई समझ में आ रहा है, वाई क्या है, थिकनेस ऑफ आइस। आइस की लेयर की जो थिकनेस फॉर्म हुई है वाई वो रिप्रेजेंट कर रहा है। के क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, के रिप्रेजेंट कर रहा है थर्मल कंडक्टिविटी किसकी, थर्मल कंडक्टिविटी, आइस के लेयर की थर्मल कंडक्टिविटी। कैपिटल टी क्या है, कैपिटल टी है टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। ध्यान रहे वो -T°C था वैसे, इससे -2°C तो आप कैपिटल टी क्या लोगे, 2 लोगे। यहाँ पे वो पॉजिटिव ले लेना क्योंकि हम लोग ऑलरेडी नेगेटिव साइन लगा चुके हैं।
तो ये -5 डिग्री सेल्सियस में टी क्या होगा, 5 होगा। रो क्या है, रो है डेंसिटी ऑफ वाटर, और क्या रह गया इसके अलावा, कैपिटल एल रह गया। कैपिटल एल क्या है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ये इसकी कंप्लीट टर्मिनोलॉजी होगी। चलिए नोटेड, कोई रह तो नहीं गया है, आगे बढ़े हम लोग। ठीक है, अच्छा ठीक है ठीक है, 1 मिनट और दे रहे हैं, लास्ट मिनट दे रहे हैं। कुछ अगर रिमेनिंग पोर्शन है जितने लोगों का, नोट कर लो।
ठीक है, हम आंसर आना चाहिए इस केस में 90 डेज, और सबका आंसर आ गया होगा। एक्चुअली 120 डेज तो बिगनिंग से होगा, हमसे पूछा है एक्स्ट्रा नंबर ऑफ डेज आफ्टर विच थिकनेस बिकम्स 2 सेंटीमीटर। तो देखो 0 से 1 सेंटीमीटर होने में 30 डेज लग रहे हैं, 0 से 2 सेंटीमीटर होने में 120 डेज लगेंगे, तो 1 से 2 सेंटीमीटर होने में 90 डेज लगेंगे। और यही रीजन होता है कि जो एक्वेटिक लाइफ होती है वो कोल्ड सराउंडिंग से भी सर्वाइव कर जाती है, क्योंकि जो पहले आइस की थिकनेस फॉर्म हो जाती है उसके बाद फर्दर थिकनेस इंक्रीज होने में ज़्यादा टाइम लगता है। तो इसीलिए एक्वेटिक लाइफ जो है ना वो इजीली विंटर्स सर्वाइव कर जाती है, क्योंकि पहले आइस कुछ फॉर्म हो जाएगी, उसके बाद वो जो आइस की लेयर है इफेक्टिवली सराउंडिंग से अंदर जो वाटर है उसको थोड़ा सा आइसोलेट करके रखने की कोशिश करेगी। तो 0 से लेके 1 सेंटीमीटर के लिए कितना डेज, मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ इस क्वेश्चन को, फॉर्मूला सबको पता है, वाई स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू टी वाला। तो 0 to 1 सेंटीमीटर के लिए 30 डेज, पर अगर थिकनेस हम डबल चाहते हैं, 0 to 2 सेंटीमीटर चाहते हैं, तो 120 डेज निकलते हैं। तो इन दोनों का डिफरेंस 1 से 2 सेंटीमीटर आने में कितना टाइम लगेगा, 1 2 सेंटीमीटर आने में एक्स्ट्रा 90 डेज की रिक्वायरमेंट होगी। चलो अब एक पोर्शन हम और ऐड करना चाहते हैं, और वो है सोलर कांस्टेंट वाला। दो चीज़ों की बात करेंगे, सोलर कांस्टेंट की बात करेंगे, और साथ ही साथ हम बात करेंगे टेम्परेचर ऑफ द सन। यहाँ पर जो हम लोगों ने इंटेंसिटी का बेसिक मीनिंग पढ़ा था कल, वो यहाँ पर काम आएगा। एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम वाला जो बेसिक हम लोगों ने कंसेप्ट पढ़ा था, इनफैक्ट आगे जाकर हम लोग वही कंसेप्ट, इंटेंसिटी वाला कंसेप्ट साउंड वेव में भी यूज़ करते हैं, 12th में ऑप्टिक्स में यूज़ करते हैं। तो मैंने बताया भी था, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म होता है इंटेंसिटी। एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम जो हमने बताया था, जिसको हम इंटेंसिटी बोलते हैं, वो आगे भी बहुत बार यूज़ होगा फिजिक्स में। तो अभी हम बात करना चाहते हैं सोलर कांस्टेंट की। अब देखो एक बार समझ लो, पहले नोट करने का मैं टाइम दे दूंगा, पहले समझ लेना। सन का टेम्परेचर टी, सन का टेम्परेचर मान रहे हैं टी है, और इसका जो रेडियस है वो मान रहे हैं आर के इक्वल है। उसका सरफेस का टेम्परेचर की बात कर रहा हूँ। जब मैं बोलती ही मतलब का सरफेस का टेम्परेचर माना है मैंने टी, तो टी इज टेम्परेचर ऑफ सरफेस। अब ये क्या करेगा, ये जो सन है वो हर एक डायरेक्शन में एनर्जी रेडिएट करेगा। ये हर एक डायरेक्शन में इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ये एनर्जी रेडिएट करेगा, जिसका कैलकुलेशन हम लोग स्टीफन्स लॉ के हेल्प से कर सकते हैं कि कितनी एनर्जी रेडिएट होगी। तो हमें पता है कि इससे जो पावर होगी सन से रेडिएटेड होगी, उसका एक्सप्रेशन क्या होगा, सन से रेडिएटेड पावर का एक्सप्रेशन होगा T टू द पावर ऑफ 4, जहाँ पे T क्या है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ सरफेस ऑफ सन, A क्या है इसका सरफेस एरिया। तो इसका सरफेस एरिया हम लोग अगर सब्सटीट्यूट करते हैं तो हमें एक्सप्रेशन क्या मिलेगा, सिग्मा इंटू, देख लो
बताओ इसमें कोई डाउट है क्या? अभी बिल्कुल बेसिक में। अच्छा ठीक है, 1 मिनट। हाँ वेट करते हैं 1 मिनट। सिस्टम में लैग आ रहा है तो 1 मिनट का हम लोग वेट करते हैं। चलो ठीक है। तो ये तो सपोज हम लोगों ने सरफेस से जो पावर रेडिएटेड है उसका एक्सप्रेशन हमने लिखा है, सरफेस से पावर रेडिएटेड का एक्सप्रेशन लिखा है सिग्मा 4 पाई r स्क्वायर, जो कि सन का सरफेस एरिया हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर सरफेस एरिया ऑफ सन इंटू T⁴ अब सन के सेंटर से अर्थ कितने डिस्टेंस पर है, तो सन के सेंटर से अर्थ जो है अप्रोक्सीमेटली हम यहाँ पे लिख रहे हैं आर, जो कि कांस्टेंट मान रहे हैं, हालांकि कांस्टेंट होता नहीं है बट हम कांस्टेंट मान रहे हैं कि आर कांस्टेंट डिस्टेंस पर है। और उससे खैर इस डेरिवेशन में फर्क भी नहीं पड़ेगा, आर डिस्टेंस हमने मान लिया, ये अर्थ है, यहाँ पर ये अर्थ है। और ऑब्वियसली जब आप देखोगे तो साइज आपको कुछ इसी ऑर्डर का दिखेगा, बल्कि इससे भी छोटा दिखेगा। अगर हम कंपेयर करेंगे इनके साइजेस को तो ये तो कंपेरेटिवली बहुत स्मॉल हमें स्पेरिकल बॉल जैसा दिखाई देगा एज कम्पेयर टू साइज ऑफ सन। पर डिस्टेंस दिया हुआ है आर, वो मैटर करता है। अब मुझे बताओ यहाँ पर कितनी एनर्जी रिसीव होगी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, इंटेंसिटी की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर बताओ इंटेंसिटी रिसीव्ड बाय अर्थ कितना होगा। तो हम लोग फाइंड करना चाहते हैं इंटेंसिटी विच इज रिसीव्ड बाय अर्थ, एनर्जी इंटेंसिटी रिसीव्ड बाय अर्थ। कितना हो जाएगा ये, एनर्जी इंटेंसिटी रिसीव्ड बाय द अर्थ हो जाएगा पावर डिवाइडेड बाय एरिया। कुछ याद आ रहा है? एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, पावर पर यूनिट टाइम, सॉरी पावर पर यूनिट एरिया। एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम मतलब पावर पर यूनिट एरिया, जो हमने लास्ट में भी देखा था एनर्जी इंटेंसिटी। तो अर्थ के पास कितनी एनर्जी इंटेंसिटी आएगी वो कैसे फाइंड करेंगे, पावर डिवाइड बाय एरिया। और इसी एनर्जी इंटेंसिटी रिसीव्ड को हम बोलते हैं सोलर कांस्टेंट रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एस। तो हो जाएगा पावर रेडिएटेड बाय द सन डिवाइडेड बाय एरिया। मुझे बताओ इसमें पावर कितनी लिखी है हमने, पावर लिखी है 4 पाई r² T⁴, पर जब मैं एरिया लूंगा तो एरिया कितना लूंगा मैं, 4 पाई इंटू स्मॉल r² हो सकता है एक आध परसेंट स्टूडेंट को यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाए। अभी अपन डिस्कस करेंगे ऐसा क्यों लिख रहा हूँ मैं। यहाँ पे जो टर्म आ रहा है कैपिटल एस, इस टर्म को हम लोग बोलते हैं, जो टर्म आया है कैपिटल एस, इसको हम लोग बोलते हैं सोलर कांस्टेंट। ये जो इंटेंसिटी आई है, ये जो 4 पाई स्मॉल r² लिया हमने, इसका रीजन देखो क्या है। रीजन बहुत सिंपल है, अर्थ इतने डिस्टेंस पर है, पर अर्थ के साथ साथ एक्चुअल में कितने एरिया में ये एनर्जी शेयर हो रही है। देखो अगर हम अर्थ को भी थोड़ी देर के लिए रिमूव कर दें पिक्चर से, यहाँ से अर्थ को थोड़ी देर के लिए रिमूव कर देते हैं और हम एक बड़ा सा स्फीयर बनाते हैं, सेम रेडियस आर का हम एक बड़ा सा स्फीयर ड्रॉ करते हैं। सेम रेडियस आर का अगर हम एक बड़ा सा स्फीयर ड्रॉ करते हैं, तो ये जो पावर इसने रेडिएट करी, जो सन ने पावर रेडिएट करी, वो पावर कितने एरिया में शेयर हो रही है, वो जो पावर ये रेडिएट कर रहा है वो इफेक्टिवली कितने एरिया में शेयर हो रही है, 4 पाई इंटू स्मॉल r² एरिया में शेयर हो रही है।
और अर्थ भी यहाँ पर है, अर्थ को भी इतनी इंटेंसिटी मिलेगी। ये वही इंटेंसिटी है जो यहाँ पर प्लेस हर एक पॉइंट को मिलने वाली है। तो टोटल पावर जो कि रेडिएट हो रही है, और वो पावर रेडिएट होके डिवाइडेड बाय यहाँ पर जो ये एरिया हम कंसिडर कर रहे हैं 4 πr² उतने एरिया में शेयर हो रही है। तो यहाँ पर पावर पर यूनिट एरिया, पावर रिसीव्ड पर यूनिट एरिया एट अ डिस्टेंस आर हो जाएगा। एरिया हम लेंगे 4 πr²। वो जो इमेजिनरी हमने स्फीयर ड्रॉ करा है उसका एरिया 4 πr²। बस अब इसके बाद ये जो एक्सप्रेशन हमें मिलता है, एक्सप्रेशन हमें कुछ इस फॉर्म में मिलेगा, एस इक्वल्स टू 4 π से 4 π कैंसिल कर देना, सिग्मा r² t की पावर 4 डिवाइडेड बाय स्मॉल r²। ये है इंटेंसिटी, एनर्जी इंटेंसिटी रिसीव्ड बाय अर्थ, और इसी को हम लोग बोलते हैं सोलार कांस्टेंट। तो बेसिकली अगर हमसे पूछा है कि सोलार कांस्टेंट का मीनिंग क्या होता है, तो हम लोग बोलेंगे कि सोलार कांस्टेंट का मीनिंग होता है एनर्जी रिसीव्ड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम बाय द सरफेस ऑफ अर्थ फ्रॉम सन। बिल्कुल, किसी इंस्टेंट पर अर्थ के एक हेमिस्फीयर पर एनर्जी रिसीव होगी, किसी एक क्रॉस सेक्शन में एनर्जी रिसीव होगी, बिल्कुल सही बात है। हाँ, नोट बोर्ड से ही करना है। अच्छा, इनफैक्ट कुछ मैं वैल्यूज भी बता दूं, अप्रोक्सीमेटली जो वैल्यूज होती है, ये जो सोलर कांस्टेंट होता है इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है किलोवाट पर मीटर स्क्वायर। और ये वैल्यू हमें मिलती कहाँ से, तो ऑब्वियसली बात है हम मेजर कर सकते हैं। मेजर कैसे कर सकते हैं, हम अर्थ के सरफेस पर 1 मीटर स्क्वायर का एरिया लेते हैं और हम देखते हैं कि 1 सेकेंड में सन से कितनी एनर्जी मिलती है थ्रू आउट द ईयर, और उसका एक एवरेज निकलता है ये यूजुअली। तो 1.4 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर अच्छी खासी एनर्जी है जो 1 मीटर स्क्वायर के एरिया को मिलती है। तो मतलब 1 सेकेंड में 1 मीटर स्क्वायर के एरिया को सन जो है वो प्रॉपरली अगर ऑन एन एवरेज देखें हम थ्रू आउट द एंटायर ईयर, तो नियर इक्वेटर अराउंड इक्वेटर वो एनर्जी देता है 1.4 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर की इंटेंसिटी देता है। अब देखो ये जो वैल्यू होती है, इस वैल्यू को यहाँ पेश करना, इस वैल्यू को यहाँ पेश करना, ये मेजर्ड वैल्यू है। रेडियस ऑफ अर्थ और रेडियस ऑफ सन, सॉरी रेडियस ऑफ अर्थ नहीं, रेडियस ऑफ सन और जो रेडियस ऑफ ऑर्बिट ऑफ अर्थ है, अगर हम इन दोनों वैल्यूज को यहाँ रखते हैं अलॉन्ग विद स्टीफन्स कांस्टेंट, तो यहाँ से हम टेम्परेचर प्रेडिक्ट कर सकते हैं सन का। देखो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ टर्मिनोलॉजी में। यहाँ पे जो टर्म्स आ रहे हैं उसमें से कैपिटल आर क्या है, कैपिटल आर है रेडियस ऑफ सन, स्मॉल आर क्या है, रेडियस ऑफ ऑर्बिट ऑफ अर्थ, टी क्या है, टी है टेम्परेचर ऑफ सन। ये कुछ इसकी टर्मिनोलॉजी है। जब हम सोलर कांस्टेंट की वैल्यू रखते हैं, सोलर कांस्टेंट की वैल्यू रखते हैं, रेडियस ऑफ सन और रेडियस ऑफ ऑर्बिट ऑफ अर्थ रखते हैं, और स्टीफन्स कांस्टेंट की वैल्यू रखते हैं, तो हम अप्रोक्सीमेटली प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि सन के सरफेस का टेम्परेचर कितना होगा थ्योरेटिकली, और ये वैल्यू आती है समवेयर अराउंड 5800 केल्विन। और वैसे भी करीब करीब जितना मेजरमेंट्स होते हैं अभी तक, जितने भी मेजरमेंट्स हुए हैं उसके अकॉर्डिंग सन के सरफेस का टेम्परेचर समवेयर अराउंड 6000 केल्विन होता है। डिनोमिनेटर में जो एरिया है वो अर्थ का एरिया नहीं है, वो वो एरिया है कंप्लीट स्फीयर का एरिया है, जितने स्फीयर में वो एनर्जी डिवाइड होगी। थोड़ा टेक्निकली समझना है इसको, ये वो एरिया है जितने एरिया में एनर्जी डिवाइड हो रही है, पूरे एरिया की बात कर रहा हूँ। अर्थ के अलावा अगर यहाँ पे भी बहुत सारे प्लैनेट्स होते हैं तो सबको एनर्जी मिलती, वो जो पावर निकल रही है ना वो पावर सब में इक्वली डिवाइड होती। मान लो सेम ऑर्बिट में दूसरे प्लैनेट्स भी होते, सबको एनर्जी मिलती। तो इफेक्टिवली मैं ये देख रहा हूँ कि आर डिस्टेंस पर प्रेजेंट एरिया को कितनी एनर्जी मिल सकती है पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो मैंने क्या करा, ये जो पावर डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, देखो ये पावर डिस्ट्रीब्यूट हो रही है कितने एरिया में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, देखो सन सेंटर में है, उसने पावर डिस्ट्रीब्यूट करी, वो पावर अर्थ तक जाते आते क्या पूरी पावर अर्थ को मिलेगी क्या, जैसे सन सेंटर में है सन कुछ पावर एमिट कर रहा है, मान लो 100 वाट, लेटर से 100 वाट की पावर एमिट कर रहा है, तो क्या वो 100 वाट की पावर जो है पूरी की पूरी अर्थ को मिलेगी क्या, नहीं मिलेगी ना।
अर्थ तक आते आते अर्थ जितना ज्यादा दूर होगा उसे पावर उतनी कम मिलेगी। क्यों मिलेगी कम? जितना ज्यादा दूर होगा वो जो पावर है ना, क्योंकि वो रेडियली आउटवर्ड फ्लो कर रही है, तो हर एक पर्टिकुलर एरिया में डिवाइड होगी। अब अगर मान लो अर्थ बहुत दूर है तो हम क्या करेंगे, जो पावर सन रेडिएट कर रहा है उसको डिवाइड किससे करेंगे, 4 पाई आर स्क्वायर। कंप्लीट 4 पाई आर स्क्वायर क्या है? कंप्लीट 4 पाई आर स्क्वायर वो डिस्टेंस है जहां पर अर्थ प्रेजेंट है, वहां पर अगर एक इमेजिनरी स्पीयर बनाते हैं तो हम पावर को डिवाइड कर रहे हैं उस एरिया से। स्पीयर का एरिया, अर्थ का एरिया नहीं है, वो स्पीयर का एरिया है। इसमें से वैल्यूज कुछ भी याद नहीं रखनी है, कैपिटल एस की वैल्यू भी हमें याद नहीं रखनी है, बस होती है स्टैंडर्ड वैल्यू, इसलिए हमने बता दिया। याद रखने का कोई इसको यूज़ नहीं है अलग से। अब आप लोगों के लिए होमवर्क है, वैसे तो आप लोग साथ में पैरेलल में ऑलरेडी मॉड्यूल वगैरह सॉल्व कर ही रहे होंगे। ये मेरा assumption है कि साथ में मॉड्यूल तो आप लोगों ने एटलीस्ट बिगनर बॉक्स तो सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए। अब आप इसके बाद कंप्लीट बिगनर बॉक्स और जितनी भी एक्सरसाइज है उसके सब क्वेश्चंस जो हैं वो ट्राई कर सकते हो, और साथ ही साथ एच भी पैरेलल में आपको ट्राई करना है। तो ये मान के चलते हैं हम लोग कि करीब करीब एक वीक का टाइम फ्रेम के अंदर आपका ये जो कंप्लीट वर्क होगा थर्मो का। अब जैसे हम ग्रेविटेशन स्टार्ट करेंगे तो आप एक वीक का ही मान के चलो कि टाइम फ्रेम में नोट्स रिवाइज करने के साथ साथ थर्मो का थर्मो की एच और थर्मो की मॉड्यूल, ये आपकी पूरी कंप्लीट होनी चाहिए। एक वीक का टाइम फ्रेम आराम से लो, ऐसा जल्दी जल्दी भी नहीं कि इसमें करना है, बीच में अभी वीकेंड भी आ जाएगा। तो आप ये मान के चलो कि आज से 7 से 8 डेज के अंदर अंदर आपका ये पूरा पोर्शन जो है वो कंप्लीट होना चाहिए एज अ होमवर्क। चलो अब इसके बाद फाइनली हम लोग स्टार्ट करेंगे नया टॉपिक, और टॉपिक होगा न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो नए पेज पर हेडिंग लिख लो। अच्छा, हेडिंग लिखने से पहले 1 मिनट और, हेडिंग लिखने से पहले 1 मिनट और, फिर बाद में आपको ऐसा लगे मैंने बाद में बताया। अ, जब ये टॉपिक आपने एंड करा, और इनफैक्ट हम लोग ये स्टैंडर्ड प्रोसेस फॉलो करेंगे, कोई भी टॉपिक अगर हम एंड करते हैं तो टॉपिक एंड करने के बाद हम 4 से 5 पेजेस की स्पेस लीव करेंगे। अब ये स्पेस हम क्यों लीव कर रहे हैं? रीज़न ये है कि आप एच पढ़ोगे, मॉड्यूल पढ़ोगे, आपको कोई पॉइंट लगता है कि हाँ ये बहुत अच्छा पॉइंट है, हमारे लिए क्वेश्चन में यूजफुल हो सकता है, या मान लो टेस्ट देते हो, बाद में टेस्ट में एक अच्छा क्वेश्चन आता है जो एक अच्छे कंसेप्ट पर बेस्ड, और आपको लगता है कि हाँ ये जो कंसेप्ट है ये हम लोग को इंक्लूड करना चाहिए रिवीजन के फॉर्म में, जब हम 12th में जाएंगे रिवीजन के फॉर्म में हमारे लिए यूजफुल होगा। तो हम वो 4 से 5 पेजेस इसलिए लीव करते हैं एज अ बफर, कि जब भी हमें कुछ अच्छा कंसेप्ट मिलता है, अच्छा क्वेश्चन मिलता है, एक नया पॉइंट मिलता है जो इस टॉपिक से रिलेटेड होता है, तो हम क्या करेंगे, उसको अलग से एक्स्ट्रा पॉइंट्स में नोट करना स्टार्ट कर देंगे। 12th में जब आप रिवीजन करोगे 11th के टॉपिक्स का, तो आपके पास क्लास नोट्स होंगे, कंप्लीट थ्योरी होगी आपके पास एक ही पर्टिकुलर कॉपी के अंदर, जहाँ से आपको पूरा रिवाइज करना है। मॉड्यूल में भी वो क्वेश्चंस जो आपको लगता है कि अच्छे क्वेश्चन है, जैसे बिगनर बॉक्स से 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन में से मान के चलो कि 2 से 3 क्वेश्चन आपको टफ लग सकते हैं। जो क्वेश्चन अच्छे हैं, टेक्निकली साउंड क्वेश्चन हैं, उनको आप हाईलाइट करके रख दो। एक्सरसाइज में भी अच्छे क्वेश्चंस को आपको हाईलाइट करना है, इलस्ट्रेशन कोई अच्छा दिखता है उसे हाईलाइट करना है। सेम चीज़ आपको एच में करना है।
50 क्वेश्चन में से अपन मान के चलते हैं, एससी में भी आपको 7 से 8 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो आप रिवीजन के फॉर्म में मान सकते हो कि 12th में आपको यूज होंगे, तो आप उनको मार्क करके रख दो। और साथ ही साथ क्या करो, कोशिश करो कि जो क्वेश्चन आप लोगों ने मार्क करे हैं उनका सॉल्यूशन, जैसे मान लो आपने कोई क्वेश्चन मार्क करा, नहीं बना, डाउट में पूछा आप लोगों ने, उसके बाद आपको समझ में आया, उसका सॉल्यूशन, हैंड रिटन सॉल्यूशन प्रॉपरली किसी एक पर्टिकुलर कॉपी में मेंटेन करके रखो कि मॉड्यूल का पेज नंबर ये था, क्वेश्चन नंबर ये था थर्मो का, इसका क्वेश्चन का सॉल्यूशन ये है। हम क्यों बोल रहे हैं ऐसा, कि जब 12th में आप थर्मो रिवाइज करोगे, पहले क्लास नोट से रिवाइज करोगे, फिर मॉड्यूल से रिवाइज करोगे, तो मॉड्यूल पूरा रिवाइज नहीं करना है, सिर्फ वो क्वेश्चन जो मार्क्ड है, हाईलाइटेड है, सिर्फ उसी को सॉल्व करना है। और उसमें भी अगर मान लो आपसे फिर से क्वेश्चन नहीं बनता है, तो रादर देन वेस्टिंग टाइम की पूछ रहे हो, फिर पूछने के लिए कैंपस आ रहे हो, उधर से घूम रहे हो, तो कोई जरूरत नहीं है, आपके पास सॉल्यूशन ऑलरेडी लिखा हुआ है, उसको रिफर करना है तो आपको हिंट मिल जाएगी उससे। सेम चीज़ आपको एचसीवी के लिए फॉलो करनी है कि जो भी सिलेक्टेड क्वेश्चन है उनको प्रॉपर्ली नोट करना है। ऐसा नहीं कि सभी क्वेश्चन को प्रॉपर्ली नोट कर रहे हो, उसकी रिक्वायरमेंट भी नहीं है, पर कोई सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको लगता है कि हाँ ये बहुत अच्छे क्वेश्चन थे एचसीवी के, उसके लिए एक प्रॉपर्ली अलग से हमारे पास एक कॉपी होनी चाहिए जो 12th में भी रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए यूजफुल होगी। तो ये कुछ स्टैंडर्ड प्रोसेस होते हैं जो हमें फॉलो करनी चाहिए, और पहले से भी बता चुका हूँ, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, क्लास नोट्स प्रॉपर्ली मेंटेन करना है। जितनी भी चीज़ें हम लिख रहे हैं, ऐसा नहीं कि कोई भी चीज़ कहीं लिख दी, प्रॉपर्ली अच्छे से लिखो, प्रॉपर हेडिंग के साथ, टर्मिनोलॉजी के साथ, फॉर्मूले के साथ रिवाइज करते हो, तो कहीं ना कोई नया पॉइंट स्ट्राइक करता है, कोई कंफ्यूजन आ सकता है कि स्मॉल आर क्या था, कंफ्यूजन हो सकता है, तो पता चल जाता है। फिर डायग्राम आधा बनाया, आधे फॉर्मूले लिखे, तो उससे कुछ पता चलता नहीं है। फिर सीक्वेंस प्रॉपर्ली नोट करा करो, ए टू जेड जितनी चीजें हम लिख रहे हैं ऐड किया करो, लगता है कुछ और पॉइंट है जो आपको क्लास नोट्स में ऐड करना है, उसे साइड में लिख सकते हो। अब फाइनली हम लोग स्टार्ट करेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। बिल्कुल मॉड्यूल डिस्कस होगा आपका, जैसे अभी आपका रोटेशन मोशन का भी मॉड्यूल शायद डिस्कशन चल रहा था शायद डाउट क्लास में, तो मॉड्यूल जो है आपका वो भी डिस्कस होगा। ये जो टॉपिक है थर्मो का जो मॉड्यूल है वो भी सीक्वेंशियली डिस्कस होगा डाउट क्लास में। इलेवेंथ में टॉपिक्स कौन से रिमेनिंग है हैं अभी काफ़ी टॉपिक्स रिमेनिंग है। न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हो गया, एसएचएम हो गया, एसएचएम के बाद फ्लूइड मैकेनिक्स, जीपीएम जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, उसके बाद वेव्स एक लेंथी टॉपिक है वो भी होगा कंप्लीट। तो है ठीक ठाक टॉपिक्स हैं, हम मान सकते हैं रिमेनिंग है, अभी टाइम लगेगा थोड़ा। इसलिए हम चाह रहे थे, देखो डिस्कशन का पार्ट इसलिए हम चाह रहे थे कि डाउट क्लास में या डाउट सेशन में अलग से हो जाता है आपका, तो एटलीस्ट मुझे यहाँ पर जो आगे के टॉपिक्स हैं उसके लिए कंटिन्यूटी मिलती रहेगी। तो न्यूटन ऑफ ग्रेविटेशन की स्टार्टिंग हम लोग करेंगे बेसिक एक्सप्रेशन से, बताने की रिक्वायरमेंट तो नहीं है, बता देते हैं। पर एक्सप्रेशन सबको पता है, 2 पॉइंट मासेस m1 m2 जिनके बीच में सेपरेशन r होता है, उनके बीच में लगने वाला अट्रैक्टिव फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ मासेस के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के। प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं, कांस्टेंट लगाते हैं, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हम बोलते हैं कैपिटल जी। दो पार्टिकल्स के बीच में लगने वाला फोर्स, दो पॉइंट मासेस m1 और m2 जिनके बीच में सेपरेशन r है, इनके बीच में लगने वाला अट्रैक्टिव ग्रेविटेशनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस व्हेन डिस्टेंस इज कांस्टेंट एंड प्रोपोर्शनल टू, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। दोनों को कंबाइन करेंगे तो कंबाइन करने पर हमें फाइनल एक्सप्रेशन मिलेगा F इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2/r²। प्रोपोर्शनलिटी हटाकर जो कांस्टेंट लगता है वो होता है कैपिटल जी,
जहाँ पर कैपिटल जी को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन। वैल्यू कितनी होती है, 9.8। कितनी होती है वैल्यू? पूरा लिख लेना, यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन, इसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10 to the power of -11 यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये वैल्यू मैंने लिखी है एसआई में। अगर सीजीएस में कन्वर्जन करना है तो सीजीएस में भी काम कर सकते हो। सीजीएस में मास ग्राम में रखना, डिस्टेंस सेंटीमीटर में रखना। सीजीएस में जितना मुझे याद है, हालांकि कन्वर्ट करना आपको आता है, कन्वर्ट करके देख लेना, यानी चाहिए 9 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर। चेंज करके देख लो, 10⁵, 10⁴, 10⁹, डिवाइड बाई 10⁶, 10⁻³ आएगा, 10⁻⁻8 है ना। ये आएगा किसमें, इन सीजीएस। नोट करो जल्दी से। और ये जो फॉर्मूला आप पढ़ रहे हो, इट इज डायरेक्टली एप्लीकेबल ओनली फॉर 2 पॉइंट मासेस। मैं फिर रिपीट करूंगा, ये फॉर्मूला सिर्फ पॉइंट मासेस के लिए डायरेक्टली एप्लीकेबल होता है। स्पीयर्स के लिए हम अप्लाई करेंगे इनडायरेक्टली विद द हेल्प ऑफ सम पर्टिकुलर लॉज। हम कुछ रूल देखेंगे जिनके हेल्प से स्पीयर पे भी अप्लाई होता है। कुछ थ्योरम्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं शेल थ्योरम। सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होता है, मतलब इन द सेंस कि आप ऐसा नहीं कर सकते कि क्यूब है और क्यूब के सेंटर ऑफ मास पे पूरा मास मान के ग्रेविटेशन का फॉर्मूला निकाल दिया, नहीं। यही मैं रिपीट कर रहा हूँ कि स्पीयर के लिए ही कर सकते हो, और वो भी हम प्रूव करेंगे स्पीयर के लिए। दूसरे किसी ऑब्जेक्ट के लिए हम ऐसा नहीं कर सकते। सिर्फ स्पीयर के लिए आगे हम पढ़ाएंगे कि स्पीयर के लिए उसका मास सेंटर पे मानते हुए फॉर्मूले में फोर्स की वैल्यू निकाल सकते हो। पर कोई और ऑब्जेक्ट है तो उसके लिए हमें इंटीग्रेशन की ही हेल्प लेनी पड़ेगी। आगे हम क्वेश्चंस करेंगे इंटीग्रेशन वाले भी। आगे पूरा टॉपिक डिटेल में पढ़ेंगे, शेल थ्योरम वगैरह पढ़ेंगे, सारी चीज़ें क्लियर होती जाएगी। अभी तो स्टार्टिंग हुई है। चाहे सिमेट्रिकल हो चाहे नहीं हो, कैसा भी हो, सेंटर ऑफ मास पर हम उसका मास लेकर फॉर्मूले में फोर्स की वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे एक्सेप्ट स्पीयर। स्पीयर के लिए ही कर सकते हैं हम। सबको पता है फोर्स की वैल्यू किस बात से इंडिपेंडेंट होगी, दोनों के बीच में जो मीडियम है इस बात पे डिपेंड नहीं करेगी। फिर नेक्स्ट पॉइंट होता है कि जो फॉर्मूला है डायरेक्टली एप्लीकेबल होता है ओनली फॉर 2 पॉइंट मासेस। पर अगर सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स होते हैं तो हम कैसे फाइंड करेंगे फोर्स? वो फाइंड करेंगे हम विद द हेल्प ऑफ प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। मीनिंग बहुत सिंपल है। जैसे एग्जांपल लो कि हमारे पास यहाँ पर 3 पार्टिकल्स हैं, M1, M2 और M3। ये तीनों मिलकर क्या बना रहे हैं? ये तीनों मिलकर बना रहे हैं सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स।
और मान लो इस सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के कारण हमें एक मास है m, इस पर नेट फोर्स फाइंड करना है। तो हम कैसे फाइंड करेंगे? पहले मानो कि सिर्फ m1 प्रेजेंट है, मान लो कि m2 m3 है ही नहीं, तो इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स फाइंड कर लो। फिर ये मानो सिर्फ m2 प्रेजेंट है और m1 m3 है ही नहीं, तो f2 वेक्टर मिलेगा, वो फाइंड करोगे। सिमिलरली सिर्फ m3 को एज्यूम करते हुए m3 अगर होता तो m पर कितना फोर्स लगा था वो फाइंड करो। और अब m पर नेट फोर्स कितना होगा? तीनों फोर्स को एक साथ एक ही टाइम पर एक ही इंस्टेंट पर स्मॉल m पर सुपर इम्पोज कर दो, तो नेट फोर्स हो जाएगा तीनों इंडिपेंडेंट फोर्सेस का वेक्टर एडिशन। एडिशन भी कौन सा एडिशन? वेक्टर एडिशन। स्टेटमेंट और उसके नीचे ये उसका डायग्राम टाइप का जो भी है वो ड्रॉ कर सकते हो। अच्छा, ये रिपीट करना है, देखो। मीनिंग ये है इसका, मीनिंग ये है कि अगर मान लो कि दो पार्टिकल्स पे तो डायरेक्टली हम फोर्स निकाल सकते हैं। अभी जो हमने लोगों ने फॉर्मूला देखा था, ये किसके एप्लीकेबल होता है? डायरेक्टली एप्लीकेबल फॉर अ सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल्स। पर अगर दो से ज्यादा पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, तीन चार पांच, जितने भी पार्टिकल्स होते हैं, तो हम नेट फोर्स कैसे फाइंड करते हैं? हर एक पार्टिकल का इंडिविजुअल फोर्स निकाल कर, उन तीनों फोर्स को एक साथ एक ही टाइम पर एक ही ऑब्जेक्ट पर सुपर इम्पोज कर देते हैं। तो कैपिटल एम स्मॉल एम पर नेट फोर्स क्या होगा? तीनों फोर्स वेक्टर्स का एडिशन। F1 F2 F3 क्या है? F1 है, मैं एक्सप्लेन ही कर देता हूँ डायग्राम से। बहुत ऑब्वियस नहीं था ये, मतलब मुझे ऐसा लगा कि ये पॉइंट बहुत ऑब्वियस था, पर ठीक है चलो बता देते हैं डिटेल में। इसमें वैसे डाउट नहीं आना चाहिए था, ठीक है। देखो, ये फर्स्ट पार्टिकल हो गया, ब्लू कलर में है। ये सेकंड पार्टिकल हो गया, ग्रीन कलर में है। थर्ड पार्टिकल भी होगा ऐसे ही। ये तीन अलग अलग पार्टिकल हैं, ठीक है। ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं? इन तीनों को मिलाकर जो बनता है उसे हम बोलते हैं सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। और यहाँ पर एक और पार्टिकल प्रेजेंट है, ठीक है। ये एक पार्टिकल प्रेजेंट है, उस पे फोकस करो, उस पार्टिकल पे फोकस करो। इसको क्या लग रहा है? इसको लग रहा है ये अकेला है। इसको लग रहा है कि बाकी कोई पार्टिकल है ही नहीं, पूरा का पूरा फोर्स यही लगाएगा। तो इसको तो क्या लग रहा है कि पूरा फोर्स यही लगाने वाला है, तो इसने क्या करा? F1 फोर्स लगाया। F1 क्या है बताओ? इन दोनों के बीच में जो फोर्स है वो है F1। इसको नहीं पता बाकी पार्टिकल्स भी हैं, इसको इस बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है ही नहीं, उसको पता ही नहीं है, ठीक है। उसको तो डार्क में रखा गया है, उसको पता ही नहीं है कि बाकी पार्टिकल्स भी हैं। उसको तो लग रहा है वही अकेला पार्टिकल है जो फोर्स लगा रहा है, ठीक है। देखो, सिमिलरली ग्रीन वाले को भी इसने लूप होल में रखा है, इसने बताया नहीं बाकी पार्टिकल्स भी हैं, इसने बोला कि एक ही पार्टिकल है, तो ये भी फोर्स लगाएगा। ये फोर्स कहाँ लगाएगा? ये फोर्स यहाँ लगाएगा, F2 वेक्टर। सेम स्टोरी थर्ड पार्टिकल के साथ भी रिपीट हुई। पर रियलिटी में क्या हो रहा है? तीनों पार्टिकल प्रेजेंट है ना, तो इस पे बताओ नेट फोर्स कैसे फाइंड करोगे? नेट फोर्स हो जाएगा तीनों फोर्सेस का वेक्टर सम। इससे ज्यादा ऑब्वियस क्या हो सकता है? इतना रियल है, इतना प्रैक्टिकल है, इससे ज्यादा ऑब्वियस क्या हो सकता है बताओ? F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर, ये वो नेट फोर्स है जो वो पार्टिकल एक्सपीरियंस करेगा। अच्छा, एज्यूम पार्टिकल का मास क्या एज्यूम करना है? अरे, जब F1 निकालोगे तो इन दोनों का मास, अरे F1 निकालोगे तो इन दोनों का मास लोगे ना।
सिमिलरली F2 निकालोगे तो इन दोनों पे फॉर्मूला लगाओगे, ये वाला फॉर्मूला इन दोनों पे लगेगा। F3 निकालने के लिए ये वाला जो फॉर्मूला है वो इन दोनों पे लगाएंगे। मतलब एक बार में एक एक फोर्स निकाल लो इस फॉर्मूले से, जैसे मास रखते हो वैसे मास रख के एक एक फोर्स निकाल लो, फिर तीनों फोर्स को वेक्टर सम में इन्वॉल्व कर दो। डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? वेक्टर एडिशन से निकालोगे भाई, और कैसे निकालोगे? करेंगे, अभी क्वेश्चन करेंगे, समझ में आ जाएगा। वेक्टर एडिशन तो आता है ना सबको, वेक्टर्स पढ़ा हुआ है ना सबका, तो बस फिर क्यों पूछ रहे हो? वेक्टर एडिशन से निकालेंगे डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन सब कुछ उससे से निकले। आंसर आना चाहिए। 4 मीटर फ्रॉम 4 kg, न्यूट्रल पॉइंट फाइंड करना है, सब लोगों ने फाइंड कर लिया होगा। कर लेते हैं फिर भी डिस्कस। 4 kg, 9 kg, 10 मीटर। देखो, हमें एक ऐसी लोकेशन फाइंड करनी है जिस लोकेशन पर हम अगर 2 kg रखते हैं तो उस पर नेट ग्रेविटेशनल फोर्स 0 हो। अब ये एक वास्ट 3 डायमेंशनल स्पेस है। सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि हम उस मास को यहाँ कहीं नहीं रख सकते, हम एलिमिनेट करेंगे। यहाँ कहीं रख नहीं सकते, क्यों नहीं रख सकते? यहाँ रखने पर पता है क्या होगा, एक फोर्स ये होगा, एक फोर्स ये होगा, दोनों फोर्स कैंसल आउट हो ही नहीं सकते जब तक दोनों फोर्स एग्जैक्टली एंटी पैरेलल ना हो। तो यहाँ कहीं ऊपर जो स्पेस है, जितना भी स्पेस दिख रहा है इस लाइन के ऊपर, इस लाइन के ऊपर पूरा जो स्पेस है ये किसी काम का नहीं है। सिमिलरली इस लाइन के नीचे अगर हम कोई पॉइंट रखते हैं तो बाय सिमेट्री हम बोल सकते हैं जो ऊपर हुआ वही नीचे होगा। लाइन के ऊपर लाइन के नीचे कोई सा पॉइंट है ही नहीं जहां पर हमें नल पॉइंट मिले। तो नल पॉइंट लाइन के ऊपर लाइन के नीचे कहीं नहीं हो सकता, क्योंकि देखो ये दोनों फोर्स कभी एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर सकते। दो फोर्स एक दूसरे को तभी कैंसिल कर सकते हैं जब दोनों फोर्स एंटी पैरेलल हो। इनके बीच में हमेशा कुछ एंगल होगा जो कि 180 नहीं होगा। अब एक ही पॉइंट बचा, एक ही प्रोबेबल हमारे पास रीजन बचा, वो इस लाइन पर है। अब इस लाइन पर भी लेफ्ट में नहीं रख सकते,
राइट में ही रख सकते? क्यों नहीं रख सकते? यहाँ रखेंगे तो दोनों का फोर्स अट्रैक्टिव, यहाँ रखेंगे तो भी दोनों का फोर्स अट्रैक्टिव, वो भी पॉसिबिलिटी चले गई। मतलब इन दोनों के बीच में कहीं रखना है। तो बस अब इसके बाद हम मान लेते हैं कि उसको हम यहाँ कहीं रखते हैं। यहाँ से R1 डिस्टेंस पर, सेकेंड वाले से R2 डिस्टेंस पर सबसे पहला फोर्स ये लगाएगा। रेड वाला रेड कलर में फोर्स लगा रहा है F1। ब्लू वाला ब्लू कलर में फोर्स लगा रहा है F2। नल पॉइंट की कंडीशन क्या होगी? नल पॉइंट की कंडीशन होगी कि F1 शुड बी इक्वल टू F2। दोनों को इक्वेट करना है। F1 कितना होगा? F2 कितना होगा? वैसे आगे मैं हेल्प करूंगा नहीं, क्योंकि कोई खास बात है ही नहीं, सॉल्व करना आता है सबको। एक इक्वेशन ये बनेगी, दूसरी इक्वेशन कहाँ से लाओगे? दूसरी इक्वेशन लाओगे R1 प्लस R2, दिख रहा है 10 मीटर है। एक इक्वेशन यहाँ से निकालना, दूसरी इक्वेशन होगी R1 प्लस R2 10 मीटर। दो इक्वेशन दो वेरिएबल सॉल्व कर लेना। सॉल्व करने पर आना चाहिए R1 कितना, कितना आ रहा है R1 4 मीटर, और R2 6 मीटर। कैलकुलेशन पार्ट देख लेना। हाँ बिल्कुल। और इनफैक्ट यही सीक्वेंस ऑफ क्वेश्चंस आपको 12th क्लास के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी मिलेंगे। कूलम्स लॉ के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, बिल्कुल स्टार्टिंग के क्वेश्चंस की यहाँ से ही होती है। सेम क्वेश्चंस आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में मिलते हैं, बस में थोड़ा ध्यान और देना पड़ता है हमें, क्योंकि वहाँ चार्जेस के पास दो साइन हो सकते हैं, तो थोड़ा सा वो और थोड़ा सा ज़्यादा उसमें अपने को ध्यान देना पड़ता है। क्योंकि अभी तो क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स तो हमेशा अट्रैक्टिव ही होगा। चार्जेस में क्वेश्चन में क्या होता है, बहुत वेरिएशन होता है। ये +2 कूलम है, ये -3 कूलम है, तो साइन चेंज हो गए देखो। फिर बीच वाले चार्ज का साइन क्या है, प्लस है नेगेटिव है, उसमें क्या होता है क्वेश्चन के अंदर बहुत वेरिएशन और आ जाते हैं। यहाँ पर वो वेरिएशन लिमिटेड होते हैं ग्रेविटेशन में एटलीस्ट। बिल्कुल बेसिक वेक्टर एडिशन और न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन अप्लाई करना है। बिगनर बॉक्स वन में तो कोई प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए, बल्कि आज के आज ही करना स्टार्ट कर सकते हो। पर मत करना एक टर्न और मुझे इंटीग्रेशन वाले क्वेश्चन बताने देना। पर अगर ऐसा लगता है कि खुद से कर सकते हो तो ट्राई भी कर सकते हो, अगर थर्मो का होमवर्क आपका कंप्लीट है तो। आंसर आना चाहिए √3 GM² / L²। कोई ऐसा जो चाहता हो कि इस क्वेश्चन को हम डिस्कस करें, आंसर नहीं आ रहा हो, कुछ डाउट हो बता दो। अदरवाइज हम नेक्स्ट क्वेश्चन में प्रोसीड करेंगे। किसी को डाउट है तो बता दो। अभी किसी को अप्रोच पूछना हो। साइड लेंथ जो है वो L दी हुई है, स्मॉल L। वो देखो हमने लिखा है ना, साइड लेंथ स्मॉल L। 1 होता तो मैं यूनिट भी लिखता ना, मीटर सेंटीमीटर। सबका आंसर आ गया या सॉल्व करें? कोई ऐसा जिसे डाउट हो बता दो अभी, नहीं तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, किसी को डाउट नहीं है? चलिए बढ़िया, वेक्टर एडिशन कर लिया होगा सब लोगों ने। आंसर गलत आया?
देखो दो तरीके हैं वेक्टर ऐड करने के, रिजॉल्व भी करना है रिजॉल्व कर लो, 60 डिग्री एंगल से ऐड करना है वेक्टर का फॉर्मूला यूज करना है वेक्टर का फॉर्मूला यूज कर लो। देखो एक ही लाइन का सॉल्यूशन है वैसे, मैं बता देता हूँ चलो। ठीक है, ये क्वेश्चन डिस्कस करके बता ही देता हूँ जल्दी से। जैसे मान लो इस पे फोर्स निकालना है, मान लो हम इस पे फोर्स निकालते हैं, तो इस पे सबसे पहला फोर्स ये लगाएगा, कितना लगाएगा, मान लो एफ लगाता है, ठीक है। ये भी उस पे फोर्स लगाएगा, ये भी कितना लगाएगा, सिमेट्री दिख रही है यहाँ पे, परफेक्ट सेम फॉर्मूला आएगा, सेम फोर्स आएगा, एफ। एफ की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे, G m1 m2/L²। देख लो, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये भी उतना ही फोर्स लगा रहा है, ये भी उतना ही फोर्स लगा रहा है, और इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना है। एंगल है 60 डिग्री, 60 डिग्री पे रिजल्टेंट हमें पता है कितना होगा, एफ नेट हो जाएगा √3f। वेक्टर एडिशन देख लेना अपनी तरफ से, 60 डिग्री एंगल है, एफ कॉस 30 का डबल 2f cos 30 इतना ही आने वाला है, चेक कर लेना। इसमें एफ की वैल्यू रख देना Gm²/L²। ये नेट फोर्स आ जाएगा, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, नेट फोर्स की डायरेक्शन होगी यहाँ पर, ये यहाँ पर इस डायरेक्शन में। वो m 2m 3m 4m वो डिनोमिनेटर इस टाइप में दिए हैं, m की जगह फिर 2 टाइम्स m 3 टाइम्स m, वो मीटर वीटर नहीं है ना, कभी ऐसा कंफ्यूजन नहीं आया कि वो मीटर लिखा है, वो मास लिखे हैं, 4m मतलब 4 टाइम्स स्मॉल m। अरे भाई सेंटर में मास आपको रखना है ना। ये हमने अरेंजमेंट दिया है, अब इस अरेंजमेंट के कारण अगर सेंटर पे आप एक मास रखते हो कैपिटल M, तो इस अरेंजमेंट के कारण उस पर कितना फोर्स लगेगा। डन, आंसर आ गया। ठीक है, आंसर देखो मैं बताता हूँ, ये आंसर आना चाहिए। 5√2 आ रहा है। नहीं नहीं, कैलकुलेशन पार्ट चेक करो, चलो मैं बता देता हूँ। M से लेकर 4m तक है और बीच में कैपिटल M है।
मैं सिर्फ अप्रोच बता रहा हूँ, कैलकुलेशन पार्ट अपनी तरफ से देख लेना। और अप्रोच भी क्या, वही अप्रोच है अभी जो क्वेश्चन में करा था। ये इस टाइप का क्वेश्चन लोगों ने कूलम्ब लॉ में भी किया था, जब हम बात कर रहे थे के बारे में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की। देखो सेंटर पे कैपिटल एम है, मुझे इसमें फोर्स निकालना है। ठीक है, ये बनेगी चार इन पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली दो डायगोनल्स बन जाएगी। डायगोनल्स बनाने के बाद आगे पता है ये फोर्स लगाएगा इस पर, पहला फोर्स। मान लो फोर्स कितना है, एफ। सिर्फ एफ ही लिख दो इसको, ये फोर्स एफ है। तो ये मास डबल हो गया। मास डबल हो गया तो फोर्स डबल हो जाएगा। फोर्स डबल होने का मतलब ये फोर्स कितना हो जाएगा, 2F। ये मास 3 टाइम्स है तो फोर्स कितना हो जाएगा, 3F। ये 4 टाइम्स है मास, तो फोर्स हो जाएगा 4F। अब देखो ये 4F और 2F अपोजिट है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 2F आ जाएगा। ये 4F और ये 2F का, ये 3F और F का भी कितना आ जाएगा, वो भी 2F बच जाएगा। एंगल 90 डिग्री समझ में आ रहा है। तो रिजल्टेंट कितना आएगा, एफ नेट आएगा। इन दोनों का भी रिजल्टेंट 2√2F, जहाँ पे F क्या है, इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स। तो F की वैल्यू कितनी लिखूंगा मैं, G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन ये वाला डिस्टेंस जो दिख रहा है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। ये दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, डायगोनल का आधा। डायगोनल कितनी होगी, a√2, और इसका हाफ, और इसका स्क्वायर। ये वैल्यू रखेंगे हम कहाँ पर, ये वैल्यू रखेंगे यहाँ पर F में। तो हमें फाइनल आंसर मिलेगा एफ नेट का। (4√2 GMM/a²). चलो जाने से पहले काम करो, एक क्वेश्चन को कर ही लो। क्या करूंगी इतनी जल्दी आकर, भूख लगी है? अच्छा, अभी ब्रेक मिला तो था, थोड़ी देर पहले खाया तो होगा ना ब्रेक में। अच्छा, पाव भाजी खानी है, ठीक है ठीक है। गाजर का हलवा खाना है, ठीक है ठीक है। खाओ खाओ। चलो ठीक है, फिर इसके आगे नेक्स्ट टर्न पर ही कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट टर्न पर हम लोग इसमें कुछ क्वेश्चन तो डायरेक्ट करेंगे, इस टाइप के 2-3 क्वेश्चन और प्रैक्टिस के लिए, और उसके अलावा फिर हम लोग बात करेंगे इंटीग्रेशन वाले क्वेश्चंस की। तो हम देखेंगे कि कंटिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इंटीग्रेशन का हम यहाँ पर क्या यूज़ कर सकते हैं। चलो ठीक है, इसके आगे कंटिन्यू करते हैं। गुड बाय एंड टेक केयर।